हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे इकोनॉमिक्स का पेपर 17 मार्च को शेड्यूल्ड है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक रिवीजन वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इस यूनिट से यानी कि नेशनल इनकम के यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में हो 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, प्लस 4 नंबर का थ्योरी होगा। तो अगर बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यानी कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो वो बेसिकली हमारे देश में ये जो काम है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम वो CSO के द्वारा किया जाता है। यानी कि CSO स्टैंड्स फॉर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये एक एजेंसी है जो कि काम करती है मॉस्पी के अंदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये इस मिनिस्ट्री के अंदर CSO काम करती है टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम एवरी ईयर फॉर आवर कंट्री, यानी भारत देश के लिए, ठीक है। तो CSO के द्वारा 3 अलग अलग मेथड्स बनाए गए। सबसे पहला मेथड है हमारा इनकम मेथड, दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा प्रोडक्ट मेथड। अब इन तीनों मेथड्स को हम लोग और भी नामों से जानते हैं, और भी डिफरेंट नेम्स हैं इसके। सबसे पहले देख लेते हैं इनकम मेथड का। इनकम मेथड का एक और नाम है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। एक और नाम है आपका फैक्टर पेमेंट मेथड, ठीक है। ये आपका 3 नाम हो गया। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने अगर आपको ये 2 अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड का एक और नाम होता है हमारा इनकम डिस्पोजल मेथड, ठीक है। और प्रोडक्ट मेथड का एक और नाम होता है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक। तो चलिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन रहा। और आज जो हम लोग डिस्कशन का जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पहला मेथड, दैट इज़ इनकम मेथड। हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे क्या क्या इनकम मेथड में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। क्या प्रोसेस होता है, स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बात करेंगे इनकम मेथड की, तो इनकम मेथड में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि किसी भी देश यानी हमारे देश में फैक्टर इनकम जो जनरेट किया जाता है रेसिडेंट्स के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, नेशनल इनकम निकलता है, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है कि अंडर दिस मेथड वी ऐड ऑल द फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितने भी रेसिडेंट्स हैं हमारे देश के, उनके द्वारा जो भी फैक्टर इनकम्स अर्न किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा, उसको जब ऐड कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या इतने मात्र से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा? नहीं। इसको ऐड करने के लिए, फैक्टर इनकम को ऐड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है, ठीक है। कि जैसे कि COE क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ये सब हमें समझना होगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फैक्टर इनकम क्या होता है। जो जिन बच्चों को पता है वो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता वो एक बार देख लें शॉर्ट में। कि जैसे मान लीजिए हमें अगर मोबाइल फ़ोन बनाना है, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, लैंड, ठीक है। उसके बाद लेबर, उसके बाद कैपिटल, और फोर्थ है हमारा एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए। इन्हीं 4 को हम लोग कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर फैक्टर सर्विस भी इन्हीं को बोला जाता है। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे फैक्टर इनकम। तो जो भी पेमेंट हम लोग लैंड को यूज़ करने के बदले में देंगे उसको हम लोग फैक्टर इनकम कहेंगे, ठीक है। जैसे लैंड को क्या देते हैं हम लोग, रेंट पेमेंट करते हैं। ठीक उसी तरह लेबर को क्या हम लोग पेमेंट करते हैं, वेजेस पेमेंट करते हैं, ठीक है। और कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर क्या लेता है अपने काम के बदले में, प्रॉफिट, ठीक है। तो यही 4 हमारा, यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हमारा क्या बन जाता है, फैक्टर इनकम बन जाता है। तो सिंपल सा फंडा है,
फैक्टर सर्विसेज यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड करने के बदले में जो भी पेमेंट रिसीव होगा उसको हम लोग फैक्टर इनकम कहेंगे, ठीक है। तो अब इन्हीं को बेस मानते हुए इन्हीं चारों को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो चलिए अब फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला हमारा क्या कहता है। तो फार्मूला में बेसिकली 3 हमारे पास मेजर कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, यहाँ बीच में प्लस का साइन होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये पहला कंपोनेंट हो गया। सेकंड कंपोनेंट है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, थर्ड कंपोनेंट हमारा मिक्स्ड इनकम। तो जो फर्स्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये डील करता है पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लेबर से, यानी कि लेबर को जितने भी प्रकार के हम लोग पेमेंट करेंगे वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस डील करता है बाकी 3 जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे यानी कि कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर। ये जो 3 फैक्टर सर्विसेज को जो हम लोग पेमेंट करेंगे वो ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा बन जाएगा। और मिक्स्ड इनकम बेसिकली डील करता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड से, यानी कि जो ओन अकाउंट प्रोडक्शन कर अपना बिजनेस करते हैं उनके एक अलग कैटेगरी बना दिया गया है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि इनके जो सोर्सेस ऑफ जो इनकम होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम लोग क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं कि इनका किस कैटेगरी में रखा जाए, रेंट दिया जाए, लेबर के वेजेस के कैटेगरी में रखा जाए क्या, या फिर इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा जाए। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है जो क्लिनिक चला रहा है अपने रेसिडेंट पे, तो क्या आप क्लासीफाई कर पाएंगे कि उसका जो नेट इनकम है क्या उसका रेंट से आया है, क्या वो अपने इंटरेस्ट से कमाया है, ठीक है, अपना खुद का कैपिटल लगाया है, खुद का लेबर यूज़ कर रहा है, तो हम लोग वो क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका एक अलग कैटेगरी बना दिया है मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो अब जब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो बाहर क्या निकलेगा, NDPFC। अब यहाँ पे इसको समझना जो बहुत ज़रूरी है, NDPFC यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमारा एक एग्रीगेट होता है, टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को पता नहीं पता तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ एग्रीगेट समझाने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वन ऑफ द 8 एग्रीगेट्स हैं जिसको कि हम लोग डिनोट कर जिसका फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको कि हम लोग डोमेस्टिक इनकम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब जब तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक इनकम हमारा निकल जाएगा। और एक बार अगर डोमेस्टिक इनकम निकल गया तो हमें नेशनल इनकम निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय क्या फेस करना होता है कि कन्वर्जन हमें आना चाहिए। जैसे कि कोई भी एग्रीगेट अगर ग्रॉस में दिया है, ठीक है, और आपको कन्वर्ट करना है नेट में, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन का एक और नाम है हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और जो थर्ड नाम है वो हमारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपका डेप्रिसिएशन ना दे करके रिप्लेसमेंट कॉस्ट देते या कंपनसेशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ग्रॉस, जब कोई भी एग्रीगेट ग्रॉस में दिया है और नेट पे जाना है, नेट में कन्वर्ट करना है, तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। ठीक उसी तरह जब कोई एक एग्रीगेट डोमेस्टिक इनकम के टर्म में दिया हो और आपको बोला जाएगा उसको कन्वर्ट करने के लिए नेशनल में, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस NFIA करेंगे, ठीक है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसका भी अलग फंडा है, फीफा माइनस फीटा, ठीक है, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। जब माइनस कर देंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकलेगा, उसको ऐड करना होगा डोमेस्टिक इनकम में, तब कन्वर्ट हो जाएगा क्या, नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्यों करते हैं फीफा माइनस फीटा, ये मैं अलग जब बेसिक टर्मिनोलॉजी लाऊंगा तो वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए, फीफा माइनस फीटा करने पे हमारा NFIA निकलता है, उसको हमें ऐड करना होता है डोमेस्टिक में, तब वो नेशनल निकलता है। जो थर्ड है हमारा मार्केट प्राइस, यानी कि MP को कन्वर्ट करना है FC में, फैक्टर कॉस्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो ये एरो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो जब भी ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तब क्या करेंगे, जब नेट से ग्रॉस पे जाना होगा तब हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं तो हमें प्लस NFIA कर रहे हैं,
अगर हमसे बोला जाए नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में तो माइनस NFI हो जाएगा, ठीक। ठीक उसी तरह मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं तो माइनस NIT कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट से नेशनल मार्केट प्राइस पे जाना होगा तो प्लस NIT करेंगे। तो ये 3 बातें आपको आनी चाहिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने से पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मूला पे आते हैं, बैक टू द फार्मूला। फार्मूला हमारा यही कह रहा था कि 3 कंपोनेंट होते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि आप बहुत ही लकी होंगे कि आपको ये तीनों कंपोनेंट्स क्वेश्चन में दिख जाए, ठीक है। हालांकि जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे उसमें आपका जो है डायरेक्ट मेजर कंपोनेंट्स नहीं दिए रहते हैं, आपको सब कंपोनेंट्स भी मिलेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आखिरकार सब कंपोनेंट्स कितने होते हैं, ठीक है। NDP FC इक्वल्स टू COE यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ COE किससे डील करता है, लेबर से, यानी कि लेबर को आप जितने भी प्रकार के आप पेमेंट करेंगे, जितने भी टाइप ऑफ पेमेंट करेंगे लेबर को, वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो हमारा जो इसका कंपोनेंट होता है वो होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। सेकंड जो कंपोनेंट होता है सेम चीज, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, यानी कि आप किसी से काम करवा रहे हैं, आप उसको पैसा ना दे करके आप उसको खाना खिला दिए, कपड़ा दे दिए, तो वो भी इसमें ऐड होगा, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगा वो ऐड हो, ठीक है। थर्ड जो कंपोनेंट होता है हमारा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही सावधानी बरतनी होती है कि ये जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन होता है अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लीजिए फैक्ट्री में काम कर रहा था वर्कर, तो उसका जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो काम प्रोवाइड कर रहा होता है, मालिक जो होता है फैक्ट्री का, वो हर अपने एम्प्लॉय का एक इंश्योरेंस करवाता है कि खुदा ना खास्ता अगर काम करते करते कोई एक्सीडेंट होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस लेबर के जो परिवार वाले को जो है कंपनसेशन दिया जाता है उसी इंश्योरेंस के द्वारा, ठीक है। तो अगर वो एम्प्लॉयर इंश्योरेंस करवा रहा है तो वो इनकम है लेबर के लिए, लेकिन वही अगर एम्प्लॉय खुद अपना इंश्योरेंस करवा रहा है तो वो इसके लिए एक्सपेंडिचर है। यही रीज़न होता है कि क्वेश्चन में अगर आपका एम्प्लॉयर दिख रहा है तब ऐड करना है, एम्प्लॉय दिख रहा है तो उसे ऐड नहीं करना है, ठीक है। जो फोर्थ कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है। अब रिटायरमेंट पेंशन अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको उसको इंक्लूड करना है, क्योंकि ये हमारा फैक्टर इनकम होता है। क्यों फैक्टर इनकम होता है? देखिए पेंशन 2 तरह का होता है, आप लोग जानते भी होंगे। सबसे पहला हमारा होता है ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन जिसको कि हम लोग वृद्धा पेंशन के नाम से जानते हैं। जो हमारे बुजुर्ग दादा दादी जी होते हैं उनको ये पैसा दिया जाता है, एक फाइनेंशियल हेल्प होता है। क्या उनके इस फाइनेंशियल हेल्प के बदले में क्या उनसे कुछ काम करवाया जाता है? नहीं करवाया जाता। इसीलिए कौन सा इनकम है? ट्रांसफ़र इनकम, और ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर बात करेंगे रिटायरमेंट पेंशन की, तो रिटायरमेंट पेंशन क्या होता है कि आपके सैलरी में से ही कुछ स्मॉल अमाउंट हर महीने काट काट कर डिडक्ट कर करके जब आप रिटायर करते हैं, बिजनेस जो आप काम छोड़ते हैं, तो आपको वही एक्यूमुलेटेड सम आपको दिया जाता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि वो आपके सैलरी का ही हिस्सा होता है, और जब सैलरी का हिस्सा है तो इसका मतलब है कि आप पहले उस सैलरी के बदले में आप काम कर चुके हैं, यानी कि आप फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। इसीलिए इसको हम लोग फैक्टर इनकम के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर ओल्ड एज पेंशन देना है उसको इग्नोर करिए, रिटायरमेंट पेंशन दिया है तो उसे इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यही 4 हमारा कंपोनेंट होता है COE का। इसके बाहर आपके कोई कंपोनेंट्स नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं OS यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑपरेटिंग सरप्लस डील करता है किससे? लैंड से, कैपिटल से और एंटरप्रेन्योर से, ठीक है। तो लैंड को क्या देते हैं? रेंट। तो पहला कंपोनेंट भी OS का क्या हो जाएगा? रेंट। कैपिटल को क्या देते हैं? इंटरेस्ट। दूसरा कंपोनेंट हमारा हो गया इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या लेता है? प्रॉफिट लेता है, ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा रॉयल्टी।
रॉयल्टी का मतलब होता है कि जब आप पेटेंट करवा लेते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, ये तीनों तो आसान है, ठीक है। अब रॉयल्टी जो टर्म है, जिनको नहीं पता वो जान लें कि जब आप कोई भी चीज़ नया इन्वेंट करते हैं, जैसे बल्ब का इन्वेंशन किसने किया, थॉमस एल्वा एडिसन, उनके द्वारा उनका पेटेंट करवा लिया गया, ठीक है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स हैं उनके द्वारा बनाया गया, तो उनका उसका जो है पेटेंट राइट है उनके पास। तो जब कभी भी कोई बल्ब बनाएगा, कोई भी कंपनी बल्ब बनाएगी या कोई भी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज़ करेगी, तो उसको उनके ओनर से परमिशन लेना पड़ेगा कि भैया हम बनाए कि ना बनाए। अब उसके लिए क्या होना होगा कि परमिशन ग्रांट करने के बदले में वो पेमेंट लेगा, उस पेमेंट को कहते हैं रॉयल्टी, ठीक है। अब ये रॉयल्टी क्या है, एक फैक्टर इनकम है, इसीलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या होता है ना कि कभी कभी आपको ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे देगा, रेंट भी दे देगा, इंटरेस्ट भी दे देगा और प्रॉफिट भी दे देगा और रॉयल्टी भी दे देगा। तब क्या करना होता है कि हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को ऐड नहीं करना होता, हम लोग बस मेजर कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करेगा कि प्रॉफिट ना दे करके प्रॉफिट के 3 अलग अलग कंपोनेंट्स दे देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट का 3 अलग अलग कंपोनेंट होता है। सबसे पहला कंपोनेंट हो जाएगा डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कि जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो सेकेंड जो हिस्सा होता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, इसका एक और नाम होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, तो कंफ्यूज नहीं होना, कॉर्पोरेशन टैक्स। अब कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है कि जब जो कंपनी होती है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, तो उनके जो नेट प्रॉफिट होता है उस पर जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, ठीक है। अभी कॉर्पोरेट टैक्स देती कहाँ से है कंपनी, तो प्रॉफिट में से ही छांट के देती है, इसीलिए इसका प्रॉफिट का हिस्सा होता है। और जो थर्ड जो कंपोनेंट होता है प्रॉफिट का, वो होता है हमारा रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है कि प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कंपनी अपने पास बचा करके रखती है ताकि उसको फ्यूचर में फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके अपने बेहतरी के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब रिटेन्ड अर्निंग का एक और नाम होता है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में आपको और भी अलग अलग नाम से देखने को मिल सकता है ये, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारे नाम याद होने चाहिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, एक और नाम होता है आपका सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ये अलग अलग नाम होता है। तो यही हमारा कंपोनेंट है, यानी कि इनकम मेथड में इससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर ये आपको याद हो गया चार्ट, तो आपका सॉल्यूशन बनना ही बनना है, आपका आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन रहता है, इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते, सीधा लिखा जाएगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो एक नट शेल में कंक्लूड करिए, फॉर्मूला क्या होता है, एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम निकलता है। इनकम मेथड से जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी निकलेगा। और एनडीपीएफसी निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 मेजर कंपोनेंट्स होता है, सीओई यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि ओएस प्लस एमआई। अब सीओई के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, रिटायरमेंट पेंशन, ठीक है। ये 4 कंपोनेंट जब ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सीओई निकल जाएगा, ठीक है। अगर दोनों दिया है, सीओई भी दिया है, कंपोनेंट भी दिया है, तो आपको किसके साथ जाना है, सीओई के साथ जाना है। ओएस जो कि डील करता है लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर से, तो ओएस का जो पहला कंपोनेंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, रेंट, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा प्रॉफिट, और चौथा होता है हमारा रॉयल्टी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रॉफिट ना दे करके प्रॉफिट के कंपोनेंट दे देंगे, तो आपको पहले कंपोनेंट को ऐड करके प्रॉफिट निकालना है। अब और भी क्या सकता है कि प्रॉफिट भी दे देगा, प्रॉफिट के कंपोनेंट्स भी दे देंगे, तो आपको क्या करना है, बस प्रॉफिट का वैल्यू लेना है, इसके कंपोनेंट्स को इग्नोर करना है, ठीक है। सिमिलर कंसेप्ट है, जब सब कंपोनेंट दिया रहे और मेजर कंपोनेंट भी दिया रहे तो आपको मेजर कंपोनेंट का वैल्यू लिखना है, सब कंपोनेंट को आप इग्नोर करिए, ठीक है। अब प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, डिविडेंड, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स यानी जिसको कि हम लोग कॉर्पोरेशन टैक्स के नाम से भी जानते हैं, रिटेन्ड अर्निंग जिसका एक और नाम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, और उसका एक और जो सब्स्टिट्यूट नाम है वो सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ये 3 अलग अलग नाम होते हैं, कंपोनेंट होते हैं प्रॉफिट के, ठीक है। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला
अब एक बार जब आप तीनों ऐड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा डोमेस्टिक इनकम। अगर क्वेश्चन आपसे डोमेस्टिक इनकम पूछ रहा है तो आपका आंसर यहीं आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है नेशनल इनकम तो आपको एनडीपी एफसी से जाना होगा एनएनपी एफसी पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नेट है, यहाँ पे भी नेट है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, ऊपर नीचे नेशनल है, बाकी फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट, यही तीन चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है। तो नेट से नेट पे जाने के लिए कुछ नहीं करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस NFIA करेंगे, ठीक है। यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है, फीफा माइनस फीटा, ठीक है। अभी मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया इस पर। अब कभी कभी क्या होता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव ना दे करके क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा। तब आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो जैसा दिया मैथमेटिकल सिंबल ऑपरेट करेगा वहाँ पे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होगा कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे देगा। तो टू अब्रॉड अगर पॉजिटिव में दिया है यानी +10 दिया है, तब तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अगर मान लीजिए टू अब्रॉड नेगेटिव दिया, -10, तब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो ये रहा फॉर्मूला के वजह से। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपके पास ये बताया जाएगा कि आप कैलकुलेट करिए इनकम मेथड से, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करिए, या फिर प्रोडक्ट मेथड यूज़ करिए। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि आपको कोई मेथड स्पेसिफाइड नहीं होंगे। तो आपको क्या करना होगा, कंपोनेंट्स को पहले रीड करना होगा, फिर कंपोनेंट्स के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस मेथड से ये बनेगा। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला कंपोनेंट हमारा क्या दिख रहा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि COE किसका पार्ट होता है, इनकम मेथड का पार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन किस मेथड से बनेगा, इनकम मेथड से बनेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, सबसे पहला काम आप फॉर्मूला लिखिए। अभी बताया गया है कि NDPFC यानी डोमेस्टिक इनकम इक्वल्स टू COE प्लस OS प्लस MI यानी कि मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब सबसे पहला जो हम लोग मेजर कंपोनेंट खोजेंगे वो COE खोजेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए कहीं COE दिख रहा है जी। सबसे पहला ही हमारा 800, तो 800 लिख लीजिए, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें नहीं दिख रहा है। तब हम लोग इसके कंपोनेंट्स को सर्च करेंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का सबसे पहला कंपोनेंट क्या बताया गया था आपको, रेंट। तो देखिए रेंट दिख रहा है, रेंट कितना है, 200। तो लिखिए यहाँ 200, ठीक है, प्लस रेंट के बाद क्या था, इंटरेस्ट। खोजिए, इंटरेस्ट है कितना, 100। फिर इंटरेस्ट के बाद क्या बताया गया था, प्रॉफिट खोजिए, प्रॉफिट दिया है जी, दिया है कितना, 300 लिखिए। अब प्रॉफिट के अलावा भी एक और चीज़ था, क्या हमारा, रॉयल्टी खोजिए, है नहीं, रॉयल्टी कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर दे, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का भी पार्ट हो चुका है। अब खोजेंगे मिक्स्ड इनकम। क्या मिक्स्ड इनकम हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, नहीं, मिक्स्ड इनकम हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। जो नहीं दिया है उसको आप 0 मान करके आगे बढ़ते चलिए। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 2 10, 1 11 3 14, यानी कि 1400 हमारा आ रहा है। क्या हमारा यही नेशनल इनकम है, नहीं, ये नेशनल इनकम नहीं है, ये हमारा क्या है, डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है। अब इस डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना है हमें किस में, नेशनल इनकम में। तो मैंने आपको कन्वर्जन पहले ही बता दिया है, 3 कन्वर्जन्स होते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं याद हो पा रहा है वो ऐसे एरो बना करके कर सकते हैं। NDPFC से जाना है हमें NNPFC पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेट है, यहाँ पे भी नेट है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डोमेस्टिक है, वहाँ नेशनल है, तो यानी कि यहाँ हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो डोमेस्टिक से याद करिए, जब आपको बताया गया था डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस NFIA करते हैं, ठीक है। अब NFIA खोजिए। क्या हमारे क्वेश्चन में NFIA दिया, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है जी, दिया है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया, -20। तो लिखिए वैल्यू 1400, जो कि वैल्यू है किसका, NDPFC का, हम लोग प्लस करेंगे तो प्लस का साइन डालिए। लेकिन हालांकि हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20 दिया है, तो ब्रैकेट में -20 लिखिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1380, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा, 1380। ये हमारा नेशनल इनकम है, ठीक है।
तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। तो चलिए आगे एक दो और न्यूमेरिकल करते हैं ताकि कंसेप्ट्स और अच्छे हो जाएं। और अब जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज सकूं। ठीक है, तो जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो सबसे पहला काम वही करिए, फार्मूला लिखिए। जिनको फार्मूला याद नहीं है वो 3-4 बार फार्मूला लिखेंगे, याद हो जाएगा। COE प्लस OS प्लस MI। ठीक है, अब देखिए COE दिख रहा है क्वेश्चन में कितना, 6000, लिख दीजिए 6000 प्लस OS दिख रहा है, जी नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या मान लेंगे, 0 नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसके सब कंपोनेंट्स को खोजेंगे पहले। तो देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस का पहला कंपोनेंट क्या बताया गया था, रेंट। तो देखिए रेंट दिख रहा है कितना, 400, तो बनाइए 400 ब्रैकेट में डालिए 400 प्लस, दूसरा क्या था हमारा, इंटरेस्ट। देखिए लास्ट में इंटरेस्ट दिया है कितना, 500, तो 500 लिखिए प्लस, तीसरा कंपोनेंट क्या था, प्रॉफिट। खोजिए प्रॉफिट दिया है कहीं, जी प्रॉफिट दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट सीखेंगे जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, यहाँ प्रॉफिट्स भी दिया है और देखिए डिविडेंड भी दिख रहा है आपको। ठीक है, और कुछ आ रहा है दिमाग में, स्ट्राइक कर रहा है। मैंने बताया था कि जब कभी भी आपको मेजर कंपोनेंट दिया रहे और सब कंपोनेंट भी दिया रहे तो आपको सब कंपोनेंट को टच करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस प्रॉफिट के साथ आगे बढ़िए। प्रॉफिट दिया है कितना, 800, तो चुपचाप आप 800 यहाँ पे लिख दीजिए, डिविडेंड को इग्नोर करिए। अगर डिविडेंड के अलावा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दिया रहता, ठीक है, आपका सेविंग्स, आपका कॉर्पोरेशन टैक्स भी दिया रहता, तो हमें उसके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट हम लोग ऐड कर चुके हैं। अब खोजेंगे रॉयल्टी कहीं दिया है क्या, रॉयल्टी देखिए रॉयल्टी नहीं दिया है, तो ब्रैकेट को क्लोज करिए प्लस MI। मिक्स्ड इनकम देखिए, मिक्स्ड इनकम कहीं दिख रहा है आपको, जी नहीं, मिक्स्ड इनकम हमें कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, 0 मान लेंगे। अब इसको ऐड करिए, 5 4 9 9 9 8 17, यानी कि 7700, यानी 7700, 5 4 9 8 17। ठीक है, 7700 हमारा क्या आ गया, NDP FC आ गया। ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम आ गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो सेम चीज़ करेंगे, 7700 में क्या ऐड कर देंगे, NFIA ऐड कर देंगे। तो अब देखिए NFIA खोजिए, क्वेश्चन में दिया है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दिया है, बस यहाँ संभल जाइए, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड दिया है। तो जब टू एब्रॉड दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कब, जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। ठीक है, तो हमें माइनस करना है। ठीक है, तो अब ये साइन क्या हो जाएगा, 7700 माइनस NFI, टू एब्रॉड दिया और ये ऑलरेडी माइनस में है, देख रहे हो, तो ब्रैकेट में क्या रखा जाएगा, माइनस रखा जाएगा, -80। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमारा आंसर कितना आएगा, 7780। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दो नया कंसेप्ट सीखा। सबसे पहला कंसेप्ट ये था कि जब आपका मेजर कंपोनेंट यानी कि प्रॉफिट भी दिया रहे और इसका कंपोनेंट डिविडेंड भी दिया रहे तो हमें सब कंपोनेंट को इग्नोर करना है, प्रॉफिट के साथ हमें आगे बढ़ना है। दूसरा कंसेप्ट क्या सीखा कि जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो, ठीक है, और हमारा फ्रॉम एब्रॉड ना दे करके टू एब्रॉड देता है तो हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, और टू एब्रॉड भी अगर नेगेटिव दे देता है, जैसे कि यहाँ पे -80 दे दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा। होप सो कि आपको यहाँ पे समझ आया हो। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा लेवल अप हो गया, फाइंड वेजेज एंड सैलरीज, यानी कि अब आपको क्या करना है, वेजेज एंड सैलरीज फाइंड करना है, ना कि नेशनल इनकम फाइंड करना है। तो जब कभी भी आपको कंपोनेंट्स खोजने देगा तो आपको एक एग्रीगेट क्वेश्चन में ज़रूर दिया रहेगा, जैसे कि GDP MP, NNP FC या फिर NNP MP, ये एग्रीगेट्स, 8 एग्रीगेट्स में से कोई ना एक एग्रीगेट आपके सामने क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जब ये बात हमेशा याद रखिए, हमें फाइंड क्या करना है, वेजेज एंड सैलरीज। तो पहला काम देखिए क्या हमारे पास एग्रीगेट दिया है क्वेश्चन में, तो देखिए क्वेश्चन, हाँ दिया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि NNP
MP हमारे पास गिवन है, ठीक है। कितना है वैल्यू इसका, 1700। और हमें फाइंड क्या करना है, वेजेज एंड सैलरीज। और हम लोग सभी जानते हैं कि वेजेज एंड सैलरीज किसका पार्ट होता है, COE का पार्ट होता है, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट होता है। तो जाहिर सी बात हमें किसके फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, NDP FC इक्वल्स टू COE प्लस OS प्लस MI, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास OS का वैल्यू मिल जाए, मिक्स्ड इनकम का वैल्यू मिल जाए और NDP FC का वैल्यू मिल जाए, तो क्या हम लोग COE नहीं निकाल सकते? और एक दफ़ा जब COE निकल जाएगा तो वेजेज एंड सैलरी से निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे NDP FC खोजिए, क्या कहीं क्वेश्चन में NDP FC दिया है? नहीं दिया है। लेकिन इसको निकालने का जो हमारे पास जो एग्रीगेट वो गिवन है, क्या गिवन है, NNP MP दिया है। और हमें निकालना क्या, NDP FC। तो मैंने बताया है कि NNP MP से जाना है हमें NDP FC पे। तो नेट से नेट पे जाना है, कुछ नहीं करना है। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस NFIA, ठीक है। और क्या करेंगे हम लोग, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIT, ठीक। NIT कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो ये दो काम हमें करना होगा पहले, तब जाकर हमारा क्या निकलेगा, NDP FC निकलेगा, ठीक। तो देखिए NNP FC 1700 है, तो 1700 में माइनस करिए NFIA की दिया है क्या, देखिए हाँ, यहाँ पे फ्रॉम अब्रॉड ना देकर के क्या दिया है, इनकम टू अब्रॉड दिया है, ठीक है। और टू अब्रॉड भी क्या दिया है, नेगेटिव दिया है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए हमें जाना कहाँ है, नेशनल से डोमेस्टिक पे, यानी कि फ्रॉम अब्रॉड हमें माइनस करना है, लेकिन यहाँ दिया है टू अब्रॉड, तो क्या करना होगा, प्लस करना होगा। और ये ऑलरेडी नेगेटिव में दिया है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो -20, -1700, ये हालांकि ये 2 दिया है तो आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा, ठीक है, -20, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब आगे क्या दिया, NIT गिवन है, देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गिवन है कितना, 70, तो उसको आप माइनस कर दीजिए, -70, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो NDP FC का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 90 माइनस करना है, यानी 1610, ठीक है। ये हमारा NDP FC आ गया, यानी कि इसका वैल्यू हमारे पास आ चुका है 1610 इक्वल्स टू COE में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, सबसे पहला वेजेज एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, ठीक है। तो वेजेज एंड सैलरीज को X मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है तो इसको हमें मानना ही पड़ेगा X प्लस। और क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयड दिया है, ठीक है, कितना 60, और एम्प्लॉयज़ भी दिया है 40, तो हमें कौन सा लेना है, एम्प्लॉयर का लेना है। तो यहाँ पे +60 कर दीजिए। और क्या था, रिटायरमेंट पेंशन, तो खोजिए कहीं पे भी रिटायरमेंट पेंशन दिख रहा है आपको, नहीं कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप अब इसको क्या करिए, क्लोज कर दीजिए, ठीक है, प्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस का पहला कॉम्पोनेंट क्या बताया गया था, रॉयल्टी भी बताया गया था और रेंट भी बताया गया, तो दोनों लिख लीजिए, 50 + 100, 50 + 100, ठीक। उसके बाद इंटरेस्ट भी दिया है कितना, 400, तो 400 लिख लीजिए प्लस 400। अब बच गया कौन सा, प्रॉफिट, तो देखिए प्रॉफिट भी गिवन है कितना, 300, तो प्लस 300 हो गया, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस भी कंप्लीट हो चुका है। अब मिक्स्ड इनकम खोजिए, मिक्स्ड इनकम दिया है क्या, नहीं, मिक्स्ड इनकम नहीं दिया, चलिए इसको 0 मान लीजिए। क्या बात है, कोई भी क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम है ही नहीं, बहुत बढ़िया। तो 1610 इक्वल्स टू X को X रहने दीजिए प्लस, अब सबको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो 4 3 7 1 8 8 910, ठीक है। अब 910 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, X का वैल्यू 700,
यानी कि वेजेज एंड सैलरीज का वैल्यू कितना आ गया 700, ठीक है, 9 7 16, ठीक। तो इस तरह से हमें वेजेज एंड सैलरीज को कैलकुलेट करना है। यानी कि इस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेवल अच्छा था क्वेश्चन का। यहाँ पे 2 बातें हमें सीखनी थी। सबसे पहली बात ये था कि जब कभी भी कंपोनेंट खोजे आपसे, तो आपको सबसे पहले एग्रीगेट खोजना है कि क्या हमारे पास 8 एग्रीगेट्स में से कोई एक एग्रीगेट गिवन है। हाँ गिवन है, ठीक है। तो कौन सा गिवन था यहाँ पे, NNP MP दिया था। लेकिन क्या हमारे NNP MP से आंसर आ जाता, नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, NDP FC वाला है, ठीक है। तो पहले NNP MP को कन्वर्ट करना होगा किसमें, NDP FC में, जो कि हम लोगों ने यहाँ किया। और कितना आया हमारा 1610। अब उस वैल्यू को पुट कर करके हमें यूज़ करना है किसमें, फार्मूला में। तो COE प्लस OS प्लस MI, COE का हमारा जो वेजेज एंड सैलरीज होता है वो कंपोनेंट होता है COE का, तो उसको x मान लिए हम लोग, ठीक है। NDP FC का वैल्यू 1610 लिख दिए, प्लस अब वेजेज एंड सैलरीज के अलावा एक और कंपोनेंट दिया गया था क्या, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़, तो उसको भी हम लोग ने 60 लिख लिया। बाकी OS का कंपोनेंट यहाँ पे हम लोग ऐड कर चुके हैं, और मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं था, 0 लिख दिए, ठीक है। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यही सारी बातें हमें सीखनी होती है। तो इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन शायद ही आपको दिखने को मिलेगा। अब घुमा देगा कि फाइंड ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस किसका पार्ट होता है, इधर है COE को हम अब इसको x मान लेंगे। या हो सकता है फाइंड रेंट या फाइंड इंटरेस्ट, तो अब उसको जो भी प्लेस है, जैसे इंटरेस्ट किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में हम लोग उसको x मान लेंगे, बाकी कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। तो यही इनकम मेथड से, इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन शायद ही आए। तो चलिए, एक मेथड हमारा ख़त्म होता है। अब हम लोग अगले मेथड पे, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप वो बता सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर करके आपको सेंड कर